हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कल जो क्वेश्चन कराया था उसके जस्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अब आपको बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के अंदर एक नया टॉपिक छोटा सा स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका कवर करता है। वो है कि विक्रेता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, एजेंसी सर्विस फॉर वेंडर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है जिसको परचेजर लेते समय एक परेशानी फील करता है कि क्या पता वो एसेट्स जो है जितनी बताई गई उतनी होगी या नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, तो उनका तो अपन वैल्यूशन कर सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि फिजिकली उनका एग्जिस्टेंस होता है और आप पता लगा सकते हो कि प्रॉपरली वो कितने रुपए की है। लेकिन जो व्यक्तिगत संपत्ति है जैसे कि डेटर है, बीआर है या क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, तो उनका अपन इतना श्योरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसने 10 लोगों का नाम लिख दिया कि मैंने इतने इतने रुपए का माल उनको बेचा और इतने रुपए मेरे बाकी है, लेकिन बाद में ऐसा हो कि वो लोग जो है या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही नाम लिख दिया, बिल बना दिया, या वो लोग पैसे ना दे हमको। कई बार होता है कि हमारा रिलेशन मैन टू मैन होता है, तो पुराने बिजनेसमैन ने, वेंडर ने और जो व्यक्ति जिसको हमने माल बेचा उनके बीच की ट्यूनिंग अच्छी थी, उनको तो वो पैसे दे देते। लेकिन जब उसने हमको बिज़नेस बेचा तो वो व्यक्ति हमको पैसा नहीं दे रहा है, बार बार घुमा रहा है और हम उससे परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरह का एक सिस्टम कर सकते हैं कि हम हमारे वेंडर को मना कर सकते हैं कि भाई हम आपके डेटर जो है, डेटर बीआर वो नहीं लेंगे, ना क्रेडिटर और बिल्स पेबल लेंगे, बल्कि हम आपको एक एजेंसी सर्विस जो है वो दे देंगे इसके बदले में, जहाँ पर अपन सारे डेटर बीआर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल इनसे पैसा लेकर इनका पेमेंट है वो कर देंगे और उन पर जो भी आपका जो है एक पर्टिकुलर कमीशन बनेगा वो कमीशन काटेंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम आपको जो है वो लौटा देंगे। तो इसीलिए इसको एजेंसी सर्विस कहते हैं, क्योंकि हम केवल हमारे वेंडर के डेटर, क्रेडिटर जो भी होंगे उनसे पैसा लेना देना करेंगे और उसके बदले में एक पर्टिकुलर कमीशन जो है वो प्राप्त किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी एंट्रीज जो है वो लिखवा रहा हूँ, तो ये एंट्रीज आप इसमें नोट करेंगे और 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसके अपने बुक के अंदर, 2 और 3। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है वेंडर्स डेटर को जो है अपनी बुक्स में अपन ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसे जनरली आपको जो कल वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब अपन एसेट लायबिलिटी लेते हैं तो सारी एसेट्स हमारी बुक के अंदर डेबिट हो जाती है, सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने डेटर को छोड़ दिया, वेंडर्स के डेटर्स को लिया ही नहीं, अब ले रहे हैं अपनी बुक्स में, तो एसेट्स को अगर अपन अपनी बुक में लेते हैं तो एसेट्स में से डेबिट होती है। लेकिन क्योंकि ये डेटर हमारे हैं नहीं, ये वेंडर के डेटर है, तो इसलिए इसके आगे एक वर्ड और यूज़ हो रहा है, वेंडर्स डेटर। तो वेंडर के डेटर को लेंगे तो एंट्री बनेगी वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट, और एक आर्टिफिशियली एक इसमें एक खाता खोला जाता है जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे इसलिए खोला गया है कि हमको नहीं पता कि डेटर से कितने रुपए मिलेंगे, तो इसीलिए हमने ये सस्पेंस अकाउंट खोला है। सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पर एक लॉजिक है कि जब जब आपका वेंडर जो है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा तो इससे वेंडर यानी जो विक्रेता है जिसने अपने एसेट्स को आपको बेचा है उसको फ़ायदा होगा, और जहाँ जहाँ एंट्रीज के अंदर वेंडर सस्पेंस डेबिट होगा तो इससे वेंडर को जो है वो क्या होगा, नुकसान होगा। अब क्रेडिटर्स, वेंडर के जो क्रेडिटर है वो अपन ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्रेडिटर क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी होने के कारण क्रेडिटर तो आपके हो जाएंगे क्रेडिट और वेंडर सस्पेंस अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। तो उसकी एंट्री बन जाएगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स। ये बुक में आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको डेटर से पैसा मिलता है, तो इन जनरल जब अपन को डेटर से पैसा मिलता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, कैश टू डेटर। लेकिन ये डेटर हमारे नहीं है बल्कि किसके हैं, वेंडर के, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर डेटर से पैसा मिलते समय आपको पैसा कम मिला, जैसे आपको डिस्काउंट देना पड़ा या पैसा डूब गया, तो वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में वेंडर सस्पेंस जो है उसका क्या आ जाएगा, नाम। तो इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू वेंडर डेटर। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख के डेटर है लेकिन आपको 90,000 मिले, तो यहाँ 1 लाख आएगा, 90,000 कैश में आएगा और बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपये आपके कहाँ आ जाएंगे, वेंडर सस्पेंस में। अगली आपको पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स क्रेडिटर टू कैश, और अगर पेमेंट करते समय आपको कुछ उसमें बेनिफिट हुआ है, कुछ डिस्काउंट आपको मिला है, तो वो टू वेंडर सस्पेंस के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। लाइक मान लीजिए क्रेडिटर 50,000 के थे, आपने 45,000 रुपये चुकाए, तो 50 यहाँ लिख दीजिए, 45 यहाँ लिख दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर 5,000 रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे। देन उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो वेंडर है उसने बताया नहीं
और कुछ लायबिलिटी बाद में जनरेट हो गई, कुछ क्रेडिटर या कुछ और भी अनअकाउंटेड लायबिलिटी आपको पेमेंट करना पड़ा, तो हमारे पास से कैश जारी है, इसलिए कैश को तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट, और इससे वेंडर को नुकसान होगा क्योंकि उसने बोला नहीं तब उसकी तरफ से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर सस्पेंस आपका डेबिट होगा। मतलब ये लॉजिक आप दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी वेंडर की तरफ से हमको कोई नुकसान होगा तब तो वेंडर सस्पेंस अपन डेबिट करेंगे, और अगर वेंडर को कोई फ़ायदा होगा तो सस्पेंस अकाउंट उसका जो है वो क्या होता जाएगा, क्रेडिट। तो हमने पेमेंट किया वेंडर सस्पेंस टू कैश, और अगर उल्टा भी हो सकता है कि बैड डेब्ट्स जो थी वो आपके रिकवर्ड हो गई, आपको पैसा मिल गया, तो उसकी रिवर्स एंट्री भी हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस। तो ये एंट्री भी आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं।